Hey everyone, guys, we are back with a wonderful session for you guys. In this session, me and Kamesh sir, हम लोग आपके लिए एक बहुत अच्छी सेशन लाया अभी. So इस सेशन के अंदर we will be discussing A to Z strategy to crack the GATE examination. Those who are aiming for the top 10 rank, who want to be a topper in this year in the GATE, don't miss this video, guys. जो लोग कॉलेज जा रहे हैं, जो लोग जॉब करके प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक्स के लिए, स्कोर स्ट्रेटेजी के लिए, रिविजन के लिए, एंड टेस्ट सीरीज के लिए, सभी चीज A to Z we are going to discuss in this video. Kamesh sir, welcome to the session, sir. We are want to help these students in this particular video. So we'll be starting the session here. So guys, आप लोगों को पता है, कामेश sir and me, we are working together for long years. So year by year हमारा students तो बच्चों को top ranks में गेट पे top ranks मिला. एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट 8th रैंक. उनका वीडियो भी मैं तो अपलोड किया. एंड आप देख सकते हैं ना, इस ईयर दैट इज गेट 2024 में टॉपर जो है ना, दैट इज शिवम गर्ग. He is a student of Kamesh sir. So I want to start with this first question. Kamesh sir, ईयर बाय ईयर मैंने देखा आपके पास टॉप 10 रैंक में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं. सो व्हाट इज द यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड और यू माइट हैव ट्रैवल्ड विद दोस स्टूडेंट्स. उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सभी आपको पता है. सो आप कुछ शेयर कर सकते हैं क्या यहीं पे? सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉलोड बाय द टॉपर्स व्हिच इज completely or something different from those who are not able to make this examination? Sir, please. सर थैंक यू फॉर दिस सेशन. सर आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बच्चे को टॉप रैंक अगर लेकर आना है तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया उसमें मैंने कॉमनली क्या ऑब्जर्व किया. सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है बहुत अर्ली स्टार्ट करना. मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके Yes. बारे में मैं मान लो नाम लेके भी डिस्कस करूं जैसे शिवम गर्ग है, तो अगर आप उसकी Hmm. पूरी हिस्ट्री जानोगे तो उसने कई बार अटेम्प्ट्स दिए गेट एग्जामिनेशन के. तो क्या उसकी रैंक Yes. एक ही बार में फर्स्ट रैंक आ गई? क्या इस बार जो फर्स्ट रैंक आया उसका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था? वो नहीं था. उसने 2-3 टाइम्स अटेम्प्ट दिया. पहले उसका रैंक 100 के ऊपर आया था, फिर अंडर 100 के अंदर लेकर आया और इस बार वो फर्स्ट रैंक लेकर आया. ऐसे ही मेरे स्टूडेंट है, उससे पिछली साल चलता हूं मैं, जिसकी अंडर 10 रैंक आया था, आई थिंक 6 रैंक आया था, भरत रहेजा का. जब वो थर्ड ईयर में था तो उसकी रैंक आई थिंक 26 रैंक आया था. एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, अच्छा. 26 रैंक आया था उसका. और लास्ट ईयर उसका 6 रैंक लेकर आया था वो. तो सर इनका एक कॉमन जो हमें देखने को मिल रहा है वो कॉमन बात है अर्ली स्टार्ट. इन्होंने अपनी प्रिपरेशन सेकंड ईयर से स्टार्ट किया. तो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने में एक एज मिल जाता है, क्योंकि बच्चे को गेट की प्रिपरेशन के साथ कॉलेज भी मैनेज करना होता है. और कॉलेज को मैनेज कर पाना भी डिफिकल्ट हो जाता है जब सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं. तो सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पर अगर उसे ब्रेक लेना है, तो अगर वो सेमेस्टर जब वो सेकंड ईयर से स्टार्ट किया गेट प्रिपरेशन को, तो उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वो उस टाइम पे ब्रेक लेके सेमेस्टर को भी फोकस कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत बेहतरीन मोड दे सकता है. तो सेकंड ईयर में उसको टाइम मिलता है काफी पढ़ने के लिए. थर्ड ईयर में उसको गेट का अटेम्प्ट देने का मौका मिलता है और पढ़ने का भी मौका मिलता है. और फाइनली फाइनल ईयर तक आते उसे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, कॉन्सेप्ट उसके माइंड में इतने भर जाते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दिस इज फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट. थर्ड ईयर स्टूडेंट जो जल्दी स्टार्ट करते हैं गेट प्रिपरेशन को, उनको एज मिलता है. सेकंड चीज होती है सर इन लोगों में जो मैंने कॉमन देखा टॉपर्स में, कि सर ये लोग बहुत फोकस होकर पढ़ाई करते हैं. और फोकस ऐसा रहता है कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते. किसी भी एक टेस्ट सीरीज में थोड़े भी मार्क्स कम आ गए तो ये वहां पर होप नहीं छोड़ते. ये कंटिन्यूअसली टारगेट करते जाते हैं अपने गोल को और कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते हैं. और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं दैट इज कॉमन, कि ये उन टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं जहां पर उनको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है और वो बेस्ट कंटेंट उनको एज दिलाता है गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में. दैट इज द थिंग. सबसे बड़ी बात मैंने एक और चीज देखी इन बच्चों में, वो है इनका फंडामेंटल. अभी क्या हो रहा है बच्चों के साथ कि बच्चा जैसे ही कोर की बात करते हैं तो कोर पर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है. लाइक फॉर एनालॉग सर्किट की बात करूं मैं, ईडीसी की बात करूं, कम्युनिकेशन ईएफटी की बात करूं, ईसी ब्रांच के लिए, तो उसका पूरा फोकस इन सब्जेक्ट पर हो जाता है और उन्हें मजा भी आ रहा होता है उसमें, क्योंकि वो उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होते हैं. बट द थिंग इज दैट कि जब तक नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल में आपका स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं होगा तो आप है ना एक अच्छा गेट स्कोर अचीव नहीं कर सकते. नो डाउट ईडीसी एनालॉग मिला के 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, ठीक है, लेकिन नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल अगर तीनों को मिला लें तो तीनों मिला के ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स के ये भी रहते हैं. और छोटे सब्जेक्ट भी हैं और फंडामेंटल है, हमेशा काम आने वाले हैं. और ये अगर स्ट्रांग है तो आपके बाकी सब्जेक्ट भी लाइक एनालॉग सर्किट वगैरह भी आपके बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं. तो इन बच्चों में देखा कि ये नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं. तो चूंकि सर आप नेटवर्क डिजिटल पढ़ाते हैं तो मैं खुद जानना चाहूंगा कि आपका क्या व्यू है कि नेटवर्क डिजिटल का जो कंटेंट है या जो मार्किंग है वो कैसे रोल प्ले करती है एक बच्चे को टॉपर बनाने में, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फाइनल ईयर में हो, या जॉब गोइंग हो. प्लीज सर.
डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये एक्सेप्ट करता हूँ, जो लोग पहले शुरू करते हैं ना इनका गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, लाइक दे हैव स्टार्टेड इन द सेकंड थर्ड ईयर ऑफ देयर career in the BTech, those people definitely have that edge sir, whatever you said is 100%। मैं भी ये ऑब्जर्व किया। सो जो लोग अभी तक आपका प्रिपरेशन शुरू नहीं किया ना, आप लोग तो एक डिसीजन लेके शुरू करो भाई। सो वी डोंट हैव मच टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अभी 10 महीना बाकी है। सो यू शुड स्टार्ट इट। सो इसके अलावा सर, कम टू द योर क्वेश्चन, लाइक नेटवर्क एंड डिजिटल और वट एवर द कॉमन सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आर देयर, इसका रोल क्या है आपके गेट रैंक में? सर कभी भी मैं ये बोलना चाहिए, डोंट लव एनी सब्जेक्ट, डोंट हेट एनी सब्जेक्ट। हम यस, हम हमारा पर्सनल इंटरेस्ट तो हो सकते हैं, क्योंकि वी में लाइक वन सब्जेक्ट वेल स्टडीइंग, वी फील कनेक्टेड, डेफिनेटली वो तो ठीक है। बट एग्जाम के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम पे कौन मदद कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स दे रहा है, वो सब्जेक्ट को आप ज्यादा प्यार करो यार, एग्जाम होने तक एटलीस्ट। जिस वाला सब्जेक्ट यो है ना, बेसिक सब्जेक्ट, दोज आर नेटवर्क्स, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, ये वाला सब्जेक्ट जो है ना सर, मिनिमम एफर्ट दे दिया तो, बट दे शुड सेलेक्ट ए टीचर प्रॉपरली। जैसा, बिकॉज ये वाला सब्जेक्ट में सारे टीचर्स विल बी टीचिंग दिस सब्जेक्ट्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दे नीड टू सेलेक्ट द एक्सपर्ट हु इज हैविंग ए प्रॉपर एक्सपर्टेंस इन दिस सब्जेक्ट्स। उसको सेलेक्ट करो, प्रॉपर सोर्स सेलेक्ट करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दीज सब्जेक्ट्स में आपका एम तो ऐसा होना चाहिए, यू शुड नॉट मिस ए सिंगल मार्क। जैसा इसमें 40 मार्क्स आ रहे हैं गेट पे, 40 पे आपका एम ऐसा होना चाहिए, 40 पे आना चाहिए। बट एग्जाम के अंदर कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी 30 और इट मे बी डिपेंड्स ऑन द टफनेस, बट योर प्रिपरेशन शुड गो फॉर 40 आउट ऑफ द 40। एंड सेकंड चीज ये बोलना चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट का एडवांटेज ये होता है, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द बेसिक सब्जेक्ट, इट विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस फॉर योर गेट एग्जाम। व्हेन यू स्टार्ट, योर स्टार्ट मस्ट बी वेरी गुड। जैसा हम क्रिकेट देखते हैं, रोहित शर्मा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्या किया सर, हमेशा हर फर्स्ट ओवर पे वो तो एक फोर मारा। जैसा स्टार्ट अच्छी है तो इट विल गिव यू पॉजिटिव मोटिवेशन। जैसा इफ यू स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट लाइक नेटवर्क्स और डिजिटल व्हिच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। स्टार्टिंग सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट किया आप लोग तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, देन यू मे लीव द गेट एग्जाम प्रिपरेशन आल्सो। सो नेटवर्क सब्जेक्ट आप देख सकते हैं ना सर, आप एनलॉग भी यू विल बी टीचिंग दैट। सो नेटवर्क आप कंफर्टेबल है तो आपका जिंदगी आसान होता है, क्योंकि कामेश सर के एनलॉग पे देखो, कोई भी सब्जेक्ट, जैसा आप पावर सिस्टम्स मशीन्स में मेजरमेंट्स में भी देख सकते हैं, इसका इंटरफेरेंस ऑलवेज देयर। सो बेसिक सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस है तो दैट विल गिव यू ए प्रॉपर कॉन्फिडेंस टू प्रिपेयर फॉर द कोर सब्जेक्ट्स। सो गाइज, ये चीज आप कभी भी बेसिक सब्जेक्ट्स को लाइट मत लेना, बिकॉज ऑलवेज यू सी ए बिल्डिंग बट नॉट द फाउंडेशन, बट यस, फाउंडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग के लिए। सो लाइक बिल्कुल दैट, बिल्कुल। ये बेसिक वाला सब्जेक्ट तो नेवर मिस इट। एंड वन मोर थिंग, जैसा नेटवर्क तो ठीक है, यू मे बी लिटिल, इट इज कॉमन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी, डिजिटल जो है ना ईसी वाले बच्चों के लिए, इट इज लाइक ए कोर सब्जेक्ट, बिकॉज यू मे बी डूइंग योर परस्यूइंग योर करियर आल्सो इन द डिजिटल, इसको यू कैन एंजॉय आल्सो। So digital network signal control, you should aim for the full marks. That is one of the best strategy which I have seen with the toppers also. They never leave a single topic here, and multiple revisions भी करना चाहिए इस वाला चीज पे। सो एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, रिवाइज अच्छे से कर लो। यू शुड एम फॉर द फुल मार्क्स। एंड ये भी कर लो ना, कॉमन वाला सब्जेक्ट होता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो हम हमेशा ऐसा फील करते हैं सर मैं इसी का स्टूडेंट हूँ, सो इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें मन नहीं आ रहा है सर। ऐसा नहीं, मार्क्स कौन दे रहा है भाई, कितना एफर्ट में मार्क्स दे रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है यस, सर, दैट इज माई व्यू ऑन द foundation subjects, because I'm guiding the students on foundation subjects right from beginning of my career, because I feel very connected. When they start the preparation, they will come to me. I'm the one who यस, mold them towards the GATE exam. So that makes me more happier to guide the students, because they will be more connected, because they are starting the career or preparation with this subject. So I love these यस, subjects, and always I want to give 100%. My students basic subject में they should not miss a single question. ठीक है। सो इसके अलावा सर मैं ये देखा, जनरली नॉट आवर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स को देखा, ए लेवल्स होता है ना सर गेट एग्जाम पे, फर्स्ट फाउंडेशन, इस होने के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है सर, कोर वाला सब्जेक्ट्स। सो यस, फाउंडेशन मे बी दे वर्क हार्ड, दे हैव एबल टू क्लियर इट, इसके बाद दे विल बी कमिंग टू द कोर। बट यस, कोर आने के बाद क्या होता है ना सर, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड, समटाइम्स दे फील डिफिकल्टी, एक दो क्वेश्चन नहीं मिला इनको आंसर, और पूरा सब्जेक्ट होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने समय पे दिक्कत आया, इमीडिएटली दे विल फील अरे यार मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं चल रहा है, मेरा कोर सब्जेक्ट मेरा दिक्कत है, कोर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेनली मैंने देखा ईडीसी इतना कॉम्प्लेक्स वाला सब्जेक्ट है सर। सो बिकॉज फिजिक्स इज इन्वॉल्व, जैसा नॉर्मल मैथ है तो एवरीबडी कैन सॉल्व इट, बट इसमें फिजिक्स है, इसमें अंदर कुछ सोचना चाहिए, ईएमएफटी ईडीसी ये वाला सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना सर, एजम्पशन इज इंपॉर्टेंट। सो कोर इमेजिनेशन वाला बहुत है। सब्जेक्ट के लिए
कोर वाला सब्जेक्ट के लिए आपका सजेशन क्या है सर? बिकॉज यू विल बी डीलिंग टू कोर सब्जेक्ट, ईडीसी एंड एनालॉग फॉर द ईसीयू स्टूडेंट्स। सो आपका सजेशन क्या है सर? बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी इन द टॉप 10, उन लोगों के लिए टारगेट करके आपका स्ट्रेटजी बताओ सर। सर का क्वेश्चन लेने से पहले मैं डियर स्टूडेंट्स आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जैसा भीमाशंकर सर बोल रहे थे कि मैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं और काफी बार बच्चों की जब रैंक आती है वो सर के को सबसे पहले अप्रोच करते हैं क्योंकि सर ने स्टार्टिंग की होती है। तो ये रियलिटी है, सर इज द ओपनर, सर इज रोहित शर्मा ऑफ अवर टीम। अगर मैं बहुत पास्ट में जाऊं और 10 साल की पुरानी जर्नी देखूं अपनी, तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता था तो वहां पर ईडीसी तो बाद में ही आता था, एनालॉग तो बाद में ही आता था, शुरुआत कर चुके होते थे भीमाशंकर सर नेटवर्क और डिजिटल से। और जितना भी क्राउड उस कोचिंग में आता था वो सबसे पहले एडमिशन होता था तो वो सबसे पहले सर का चेहरा देखता था। और जब नेटवर्क डिजिटल सर ओपनिंग करते थे तो मुझे बहुत अच्छा क्राउड मिलता था पढ़ाने के लिए। 200 250 स्टूडेंट्स इन द ऑफलाइन क्लास आई यूज टू गेट Yes. बिकॉज ऑफ भीमाशंकर सर। और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनको ईडीसी एनालॉग इतना बढ़िया पढ़ाना कि वो मुझसे भी प्यार करने लगे। तो एक बहुत बढ़िया माहौल बनता था उस कोचिंग में। ठीक है, तो ये हमारा Yes, पास sir. था। उसके बाद आज भी हम Yeah. लोग साथ में हैं और आज भी हम वही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं कि सर है हमारे साथ, सर ओपनिंग करते हैं नेटवर्क डिजिटल से। अब देखो ऑनलाइन में तो ये होता है कि आपके पास हर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो जैसे अभी मैंने एक बैच में एनालॉग स्टार्ट किया तो एनालॉग में बच्चा अच्छा एंजॉय कर रहा है। सर आएंगे नेटवर्क डिजिटल पढ़ाने तो उसमें बच्चा उसमें एंजॉय करने लगेगा। नेटवर्क डिजिटल के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर मेरा एनालॉग नवंबर में लगने वाला है। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, सर के क्वेश्चन पे वापस आऊं लौट के, तो कोर सब्जेक्ट में क्या है कि कोर सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ, जैसे उसका कोई ना कोई फंडामेंटल वीक हुआ, जैसे उसका कोई फंडामेंटल वीक हुआ और वो कोर सब्जेक्ट उस फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है तो बच्चा विड्रॉ करने लगता है। तो उस टाइम पर टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब अगर वो फंडामेंटल बार बार आ रहा है तो उस चीज की ऐसे ट्रिक बता दे, उस टाइम पर उतना बता दे जिससे उसका उस सब्जेक्ट को पढ़ाते समय जो डिपेंडेंसी आ रही है नेटवर्क पर वो उसका काम चल जाए, वहां पर वो सीख जाए, जिससे उसका फोकस केवल टेक्निकल जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हो तो आप पूरी फिजिक्स में तो नहीं जाओगे ना कि पता पड़ा आप 100 घंटे पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, बच्चे को जितना रिक्वायरमेंट पड़ रहा है आप उस पर फोकस करेंगे तो बच्चे को समझ में इजीली आएगा। तो एक तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अब आती है बच्चे की। बच्चे को क्या करना चाहिए, कोर सब्जेक्ट के टाइम पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉमन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ईडीसी की बात करें, वो कॉमन नहीं है इलेक्ट्रिकल के साथ, तो उसके पास क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम होती है। एनालॉग सर्किट में उसके पास पॉसिबिलिटीज बहुत हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों में कॉमन है। तो वो आईएन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ईसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रिकल के सॉल्व कर सकता है। तो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इनसे बेस्ट कुछ नहीं होता, इनसे बेस्ट मैं इवन टेस्ट सीरीज को भी नहीं मानता, किसी भी टेस्ट सीरीज को गेट के पेपर से मैं बेस्ट नहीं मानता। मेरा ये हमेशा से मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रहा है मेरा कि गेट्स के क्वेश्चन से बेस्ट कुछ नहीं। तो एनालॉग तो कर लिया उसने, ईडीसी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस कहां से करे वो प्रैक्टिस, क्योंकि उसके पास तो केवल और केवल ईसी के प्रीवियस ईयर है। अगर वो प्रैक्टिस वहां पर टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है तो उसको एम्पल एग्जांपल्स मिल जाते हैं क्वेश्चंस के। या टीचर जिसको फॉलो कर रहा है वो क्लास में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसको प्रोवाइड करे, उसकी वेराइटीज होगी तो उसके पास बहुत ज्यादा डायमेंशंस में सोचने का तरीका मिलेगा बच्चे को। तो जब वो कोर का जब भी कोई पेपर दे रहा होगा, टेस्ट पेपर दे रहा होगा, फाइनल एग्जाम दे रहा होगा, तो वो हमेशा कंफर्टेबल फील करेगा। तो कोर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं टीचर की बन जाती है, उसको अच्छे टीचर चूज करने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। कोर से डरना नहीं है कभी भी, कोर उतना ही सिंपल है जितना कि फाउंडेशन है, क्योंकि फाउंडेशन बना है तो कोर को बनाना बहुत आसान है। और कोर एक ऐसी चीज है उसमें एक एडवांटेज बच्चे को हमेशा मिलता है और टीचर को ही मिलता है, इंटरेस्ट। बच्चे को इंटरेस्ट आना ही है उसमें, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो। और इंटरेस्ट जब आ जाता है तो कोई भी चीज दुनिया में कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो वो ओबियसली से सिंपल हो जाती है, बस आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। और इंटरेस्ट कोर में हमेशा आता है। बस अब आपको चाहिए केवल और केवल एक अच्छे टीचर का साथ, वो मिल गया आपको तो आप सौभाग्यशाली हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ठीक है सर, ये तो मेरे कोर की बात हुई कि कोर को कैसे अच्छा किया जाए। सेम वे मैं ईएफटी कम्युनिकेशन की जो कोर की बात करूं उसको भी तैयार करने का सेम तरीका है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अवेलेबल है आपके पास, आप प्रीवियस ईयर लगाओ, टेस्ट सीरीज मैक्सिमम दो, प्रैक्टिस करो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपको पसंद आती हैं और टीचर आपको सजेस्ट करता है जिससे आप पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चंस बुक या बुक को आप प्रेफर करें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। विश्वास रखें अपने टीचर पर, वो आपको डेफिनेटली अच्छा कंटेंट दे रहा है। आप कंटेंट अच्छा लेकर आप कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है सर, ये कोर की बात हुई। और हमने एक ठीक बेसिक है। सब्जेक्ट्स की बात की, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल की, कि बच्चा कैसे मार्क्स अच्छे लेकर आ सकता है, कोर का वेटेज भी अच्छा होता है, फाउंडेशन कोर्स तीनों मिला के भी अच्छा वेटेज रखते हैं नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल।
क्वेश्चन है कि सर मोस्टली स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा यस सर सर। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कुछ सजेशन कीजिए कि कंसिस्टेंसी वो कैसे मेंटेन करें, और हाउ कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट टू गेट गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन, इवन दो स्टूडेंट इज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट और फाइनल ईयर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ड्रॉपर्स हैं, या जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके केस में आपका कंसिस्टेंसी का सर क्या रोल है सर? यस सर, डेफिनेटली सर। बच्चों आप मैं सर का क्वेश्चन जो है ना इसमें बाद में वापस आता हूँ, बट इसके पहले जो सर ने बोला ना सर, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना। आपका कोई भी प्रिपरेशन का समय पे प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा नेटवर्क में है, व्हाट इज द एडवांटेज, यू हैव गेट ईसी, गेट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी चीज हैपेंस विद द एनालॉग सिग्नल्स ऑल सब्जेक्ट, बट ईडीसी वाला सब्जेक्ट में क्या, केवल ईसी का क्वेश्चन है। So if you just watch any classes where you get only previous gate EC, you are in a trap. You should watch a faculty where who will teach you variety of the questions, not only the previous gate questions. He is like a source for you to give the questions. जैसा मैंने few questions मैंने देखा सर का नोट से डायरेक्ट गेट एग्जाम पे है। So the teacher who prepares many books, who brings you the knowledge, ऐसा select करना चाहिए आपको टीचर को, that is very important. Signals is the basic for the communication, network is the basic for the analog. If you go for computer organization, digital is the basic. So basic सही है तो ऑटोमेटिकली आपका कोर भी सही हो सकते हैं, ठीक है। सो बिना बेसिक स्कोर पे मत जाओ, ठीक है। देन कमिंग टू द कंसिस्टेंसी भाई, पूरा गेट प्रिपरेशन पे वेदर यू टेक द सोर्स वट एवर मे बी द सब्जेक्ट्स यू प्रिपेयर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कंसिस्टेंसी। मान लो यस। क्या होता है ना बच्चों, ऐसा प्रिपरेशन शुरू करने समय पे सर मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ, हर दिन पे 6 घंटे 8 घंटे प्रिपेयर करके मैं गेट में रैंक मिलेगा सर मुझको, इसलिए मैंने प्रिपरेशन टाइम टेबल बनाया सर। हो गया, एक दिन 2 दिन एक हफ्ते के बाद क्या होता है, ये टाइम टेबल विल बी ब्रेकआउट। देन इसके बाद यस। क्या होता है, नया टेबल बनाना शुरू करेगा। सो ये चीज आप मत कर, मेक ए टाइम टेबल विच इज फेजेबल फॉर यू। ये टाइम टेबल रियलाइजेबल होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, अप टू एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, विच एवर इज पॉसिबल फॉर यू। ऐसा ही आपका प्रिपरेशन शुरू करो 2 घंटे से एक इनिशियली, एक हफ्ते के बाद और 2 हफ्ते के बाद 2.5 आवर्स करो, इसके बाद 3 घंटे करो। क्या होता है ना, आपको एक पॉजिटिविटी देख रहा है, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। नहीं सर मैं 6 घंटे से प्रिपरेशन शुरू करता हूँ हर दिन, इसके बाद 5 घंटे करेगा, इसके बाद 2 घंटे करेगा, क्या हो रहा है सर, मेरा ग्राफ कम हो रहा है, ग्राफ डाउनफॉल हो रहा है। इस केस में क्या, डीमोटिवेट होके यू विल बी डिविएटेड। सो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं एक टिप भी बोल रहा हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अंकित सर भी ये बोलते हैं, डू इट इन द मॉर्निंग, बिकॉज देर इज नो बडी टू डिस्ट्रैक्ट यू ड्यूरिंग द मॉर्निंग। अब कॉलेज जाना यस। चाहिए तो ठीक है, जस्ट वेक अप 2-3 आवर्स अर्ली, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। इसके बाद स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जॉब जाना चाहिए तो जाओ, जॉब 9 बजे जा रहे हैं सर, 6 से 8 तक प्रिपेयर करके जाओ भाई। बिकॉज जॉब जाने के बाद क्या हो रहा है, कॉलेज पे लेट हो रहा है, ऑफिस पे लेट हो रहा है, पार्टी जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, योर प्रिपरेशन माइट बी डिविएटेड। अगर सुबह आपका प्रिपरेशन हुआ तो nobody can deviate. At least यस। 50% of your preparation must be done in the early morning. That यस। is very important. And start slowly but be consistent. That makes you feel positive. You will motivate. जो जो हम लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग को। हाफ घंटे आधा घंटे के बाद ये सेशन होने के बाद क्या होता है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू लीड योर नॉर्मल लाइफ। बट यस। आपका मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए आपका काम से, आपका काम ऐसा हो रहा है, इट इज यूर वर्किंग दैट विल मोटिवेट यू टू डू योर वर्क, ऑटोमेटिकली यू विल बी हैबिचुएटेड। सो मैं यही यस। चीज बोलना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रोल प्ले करते हैं आपका प्रिपरेशन पे, नो डाउट इन इट। सो डोंट मिस इट एंड डू योर यस। प्रिपरेशन इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है सर। राइट। सर राइट। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। हम तो बेसिक्स के बारे में बात किया, अच्छे से कोर के बारे में बात किया, कंसिस्टेंसी के बारे में बात किया। सर एक चीज सर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, इसमें यस। मेनली जो बच्चों कॉलेज जा रहा है, ठीक हम्म। है, सो सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उन लोगों हम्म। का आपका सजेशन क्या है, हाउ टू मैनेज देयर प्रिपरेशन विद कॉलेज, कितना घंटे प्रिपेयर करना है, कौन सा क्लासेस अटेंड करना है, ये सभी चीज थोड़ा सा आप एनलाइटन करो सर हमारे स्टूडेंट्स को। राइट सर। सर ने जैसे बोला, मैं पहले उस पर कुछ बोलना चाहूंगा कि सर की जितनी बात यस थी उसको एक शब्द में बोलना चाहूंगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब एक मटके के अंदर पानी अगर भरना चाहते हो बूंद बूंद से, तब भी आप भर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन है। जब भी आपने स्टार्ट किया, आप खाली घड़े के तरह तरह हो, धीरे धीरे एक एक बूंद से अपने कंटेंट को बढ़ाते जाओ। एक दिन वो मटका आपका फिलअप हो जाएगा और आपके पास ओशियन ऑफ नॉलेज होगी, और डेफिनेटली आप किसी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। नॉट ओनली गेट एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन दिस फंडा
वर्क्स प्रॉपरली। अब आते हैं सर के क्वेश्चन पे कि सर ने जैसा बोला कि सर जो बच्चे सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इवन जो जॉब जाते हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो देखो सबसे पहले सेकंड ईयर यस थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात करता हूँ कि इनकी कैटेगरी है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। अब देखो आप बेटा कॉलेज जब जाते हो तो कॉलेज में भी आपको जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, मैं भी सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था सर मैंने गेट का अपना। तो फायदा क्या होता है वेरी अर्ली गुड। स्टार्ट से, कि जैसे मान लो सेकंड ईयर में सबसे पहले नेटवर्क डिजिटल आता है और वही आपके कोचिंग पर मिल रहा है। अब जैसे कोचिंग्स पर आपको 2 ईयर प्रोग्राम भी मिलता है, जैसे हम एग्जाम दोस्त की बात करें तो जैसे 2026 की बच्चों की बात करें तो 2025 का भी कोर्स है, 2026 का भी हम दे रहे हैं कोर्स। अब बच्चा मान लो सेकंड ईयर में आ गया या थर्ड ईयर में स्टूडेंट स्टूडेंट है वो आ गया, तो आप सबसे पहले बात करो नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल की। सेकंड ईयर में नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सेमेस्टर में भी आता है। सेमेस्टर के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो उसको मोटिवेशन देता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है। मार्क्स कम आते हैं अगर उसके कॉलेज में, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल में वीक तो नहीं हूँ कहीं ना कहीं। तो देखो उसने अगर गेट की प्रिपरेशन के साथ उसको मर्ज करे, तो अगर सेकंड ईयर में नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिग्नल ये सब्जेक्ट पाए जाते हैं उसके सिलेबस में, ऑल यूनिवर्सिटीज को मैं कंसीडर कर लूं, एक जनरलाइज में बोल रहा हूं, तो वो गेट की प्रिपरेशन में भी हेल्प कर दिए और सेमेस्टर में भी हेल्प कर दिया। तो उसने दोनों को मैनेज कर लिया, सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आ गए और सेकंड ईयर में भी वो अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट को गेट लेवल पर कंप्लीट कर चुका है। तो दोनों में बेनिफिट मिल वेरी गया गुड। उसे। अब आता है यस सर। सर कि अब सेमेस्टर के टाइम पर आ गया, अब जब कॉलेज जा रहा है वो, तो कॉलेज भी जा रहा है तो कॉलेज का टाइम कंज्यूम हो रहा है, और सेमेस्टर के एग्जाम आ गए तब तो डेफिनेटली उसे कॉलेज जाना है और पढ़ाई भी करनी है। कोई कॉलेज पे उस यस टाइम पर सर। तो फोकस करना ही है उसे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद कॉलेज नहीं जाते, जाने का बाउंडेशन नहीं होता, तो वो वहां पर बच्चे जाते हैं, वहां पर वो प्रिपरेशन के लिए टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनको भी मैं एक साइड रखूं, मैं एट लास्ट मुझे इतना तो पता है कि कॉलेज के एग्जाम के टाइम पर तो वो टाइम एंगेज होने वाला है। उस टाइम पे क्या करो, आप अपने उस टाइम पर एग्जाम पर फोकस करो, एग्जाम पर ध्यान दो। एग्जाम जैसे कंप्लीट हो गए तो आपने लगभग 20 दिन आपने खर्च कर दिए एग्जाम के टाइम पर, और शायद 20 दिन आपने पढ़ाई नहीं कर पाई। 20 दिन के बाद जब भी आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, आप अपने बैकलॉग को धीरे धीरे एक एक घंटे मैनेज करके धीरे धीरे कंप्लीट करो। जो भी आपकी पहले क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नई क्लास में ज्वाइन नहीं करना है, आपको पहले रिकॉर्डेड देखकर आपको पुरानी क्लासेस को कंप्लीट करना है, तो आप धीरे धीरे 3 3 4 4 घंटे पढ़ पढ़ के उनको कंप्लीट कर लो। एक आध घंटा, 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के ऐसे मैनेज करो कि धीरे धीरे 10 से 15 दिन में आप लाइव के बराबर आ जाओ, जो लाइव क्लास चल रही है। तो आपके माइंड से एक बर्डन हट जाएगा कि मैं बैकलॉग में हूं, मेरा सब्जेक्ट छूटा हुआ है सेमेस्टर एग्जाम की वजह से, और आप फाइनली क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पर आप कोशिश करो कि आप असाइनमेंट्स जो मिल रहे हैं आपको उसको मत करो। सपोज अगर आपको टाइम मिल पा रहा है, मैनेज कर पा रहे हो, तो आप क्लास देखते रहिए। क्लास देखने के साथ साथ केवल एक काम कीजिए, उसमें मैं क्लास देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और बस मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। सो दैट क्या होगा कि आपके माइंड में कभी भी ये बर्डन नहीं रहेगा मेरी क्लासेस छूट गई हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली छूट जाती हैं, आप फिर भी नहीं कर पाते, कॉलेज का बर्डन ज्यादा है, ऐसे कॉलेज में जहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आप उस टाइम पर 20 दिन का गैप मिल गया है, 20 दिन के बाद जब आप पढ़ना चालू करते हैं, उनको धीरे धीरे बैकलॉग को समाप्त कीजिए अपना धीरे धीरे, और आप कवर कर लोगे। उस टाइम पर आपका जो टीचर है आप उसकी हेल्प ले लीजिए कि सर हमने लाइव नहीं देख पाया था, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी क्वेश्चंस की, मुझे डाउट आ रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा, डाउट्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प कर देगा। टीचर्स है किसके लिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है सर, बच्चे की हेल्प करना हर मोड पर। यस सर। आप अपने टीचर से बात कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको बेस्ट सजेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एट दैट टाइम। क्लियर सर। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा मैं आता हूं लौट के कि जो बच्चा जॉब कर रहा है और जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, वो कैसे मैनेज करे टाइम को। तो देखो आपको वीकेंड पे ऑफ मिलता है, वीकेंड को आप चाहो तो पार्टी में वेस्ट कर दो, या वीकेंड को चाहो तो आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा करने के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करो, 6 to 7 आवर्स आप सैटरडे, 6 to 7 आवर्स आप संडे निकाल सकते हैं। 15 डेज अ वीक आपका ये आसानी से निकल आया। और मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सर जॉब के साथ बहुत अच्छी रैंक लेकर आई, है ना, और जॉब जब के साथ उन्होंने रैंक लेकर आया, जब उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने बोला सर मेरी रैंक आई, तो मैंने उनसे पहले सडनली बोला आप तो जॉब कर रहे थे, बोलते सर मैंने जॉब के साथ मैनेज किया, जैसे कि आपने क्लास में बताया था कि जब भी आप में से कोई जॉब करता है तो इस टाइप से आप मैनेज करो। और वीक डेज में अगर पॉसिबल हो पाए तो एक एक घंटे और पढ़ लो आप। अगर 7 दिन में आपने एक एक घंटे निकाला, आप बूंद बूंद से घड़े वाले कॉन्सेप्ट पर जाओ, तो 5 डेज में आपके 5 आवर्स वो आ गए, और 15 आवर्स आपने वीकेंड में निकाल लिया, 20 आवर्स आपके आ गए एक वीक में। तो आपने मंथली कितना पढ़ा, आपने मंथली पढ़ा आपने 80 आवर्स। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 480 आवर्स। 8 8 मंथ की बात करें अपन तो 640 आवर्स। 800 आवर्स का लगभग आपका गेट का सिलेबस होता है। आप विद इन अ ईयर प्रॉपरली आप उसको कवर कर सकते हैं। और आप बाद में जब आपको टाइम मिलता है, आप कॉलेज
अपनी जॉब से कई बार छुट्टी भी ले लेते हैं एग्जाम के टाइम पर, बल्क में छुट्टी 10-20 दिन की, उस टाइम पर प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने जाओ। अगर आपके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मार्क्स आ गए आपके 50 और 50+, तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्टअप हो जाएगा, और वो मार्क्स आपको आईआईटी भी दिला देंगे आपको। और जब पीएसयूज की वैकेंसीज होंगी प्रॉपरली, तो आपको पीएसयूज भी दिला देंगे, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी होगी। और इसी ब्रांच के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सर, आप टॉपर्स के मार्क्स देख लो, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाते हैं। अगर आपके मार्क्स यस 50 और सर। 60 के बीच में है ना सर, तो आपको इतना हाँ। बड़ा आपको अचीवमेंट है वो, जिसकी कोई बात ही नहीं है सर। 50-60 यस मार्क्स सर। लाना कितना आसान है। आप नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल राइट। 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स, ईडीसी एनालॉग कर लिया आपने ईसी में मान लो, तभी आपके इतने मार्क्स हो गए। फिर ईएफटी कम्युनिकेशन कर हाँ। लिया, तो आपके पास सोने पर सुहागा हो गया, सोने पर यस सुहागा। सर। इतने सारे सब्जेक्ट आपने कर लिए, उसमें से ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल बेसिक हैं। नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल 25 राइट मार्क्स, सर। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स तक तो यहीं पहुंच गए आप सर। यस सर, तो दे ये कैन बात है इजीली सर। गेट इन थर्ड ईयर इटसेल्फ, थर्ड ईयर पे रैंक मिल सकते हैं सर आसान। यस सर, यस सर। तो सर ये सब चीजें मैंने प्रकाश डाल दिया कि कैसे बच्चा मैनेज कर सकता है। मेरा एक और मतलब क्वेश्चन है सर, जो जनरली बच्चों के साथ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ड्रॉपर्स के साथ स्पेशली सर, जिन्होंने 1 साल तैयारी कर चुके हैं, 2 साल तैयारी कर चुके हैं, फाइनल ईयर उनका कंप्लीट हो चुका है कॉलेज का, जॉब मिला नहीं है उन्हें, या वो प्लेसमेंट में नहीं बैठे, उनकी चॉइस थी, अब वो ड्रॉप लिए हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, एक प्रेशर ऑलरेडी है उनके पास, जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप मैच में से क्रिकेटर्स के ऊपर आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, एंड दे आर नॉट इवन एबल टू परफॉर्म लाइक अवर बेस्ट टीम ऑफ द इंडिया, है ना, वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ प्रेशर, आई थिंक। ओके, इन द सेम वे यस सर। स्टूडेंट्स यस। सर जो पास आउट हो चुके हैं, 1 ईयर ड्रॉप है, 2 ईयर ड्रॉप है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सर, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, कुछ आप बताइए, मोटिवेट कीजिए कि वो क्या डेफिनेटली। फॉलो करें, कैसे उसको आसान कर सकते हैं सर वो। राइट सर। सर इसके पहले जो आपने बोला ना सर, एक बार मैं इनका समरी दे रहा हूँ। बच्चों, आप लोग कॉलेज जाने वाले बच्चों आए तो कम से कम हर दिन पे 3-4 घंटे दे दो प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज प्रोवाइडेड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन सेकंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी टाइम है, एक एक सब्जेक्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो 2-3 घंटा क्लास अटेंड करो, 1-2 घंटा आपका प्रिपरेशन करो। कॉलेज में भी कोई टाइम मिलेंगे तो ट्रैवलिंग का समय पे कॉलेज पे कोई क्लास नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेके आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्यार करो क्वेश्चंस को। सो 3-4 घंटा दे दो हर दिन, सफिशिएंट। सो इन सेम वे सर ने बोला जॉब वाले बच्चों को 2 घंटे दे दो और वीकेंड्स दे दो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ड्रॉप आउट्स, जो लोग ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो लोग को ऑलरेडी रैंक मिला फिर भी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद सम डिटरमिनेशन, इन लोगों को बहुत जी जी। इंपॉर्टेंट चीज ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बिकॉज सोसाइटी ऐसा है, इनको कोई काम नहीं, आपका काम क्या हो रहा है ये इनको इम्पोर्टेंट है। हर दिन आप इनके वेन एवर यू फेस टू फेस, ही विल आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग, वट एवर यू डू इट इज योर जॉब, वाई दे आर वरिंग। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन में जाओ, बेटा क्या कर रहा है, अब बीटेक हो गया, जॉब नहीं मिला, फिर क्या है, फिर भी प्रिपेयर कर रहा है, लास्ट ईयर नहीं मिला, ऐसा क्वेश्चंस होता है दैट विल डेफिनेटली मेंटली डिस्टर्ब यू, नो डाउट इन इट। वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ये काम करो, यू नो व्हाट यू आर, यू नो फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। यार सबको नहीं मिलेगा, ये लाइफ टाइम ड्रीम हो सकते हैं, पीएसयू सबको नहीं मिलेगा, ये भी लाइफ टाइम ड्रीम है भाई। सो इसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो चाहिए, आप 1 साल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर, नेक्स्ट ईयर दीज पीपल विल गिव यू एज एन एग्जाम्पल टू द यंगर जनरेशन। अरे भैया को देखो, गेट में रैंक आईआईटी पे गया, एक बार आओ, हमारे बच्चों को मोटिवेट करो, ऐसा बोलते लोग। सो दे विल यस ट्विस्ट देयर टंग लाइक एनीथिंग, इट विल चेंज द सिचुएशन। सो आप ये वाला सिचुएशन ज्यादा माइंड पे मत ले, फर्स्ट थिंग। जी। सेकंड थिंग ये होना, ये बड़े चैलेंज तो ये है, ये 1 साल का जर्नी है, एक दिन का नहीं। 2 महीने के बाद ऐसा होता है तुम्हारा फ्रेंड को जॉब मिला, वो तो बिल्कुल। प्लेसमेंट मिला, ऐसा वो कुछ पार्टी कर रहा है, कुछ आईफोन मिल रहा है इनको सैलरी से, दैट विल समहाउ डिमोटिवेट यू। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बुक्स लेके पढ़ रहा हूँ, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, आईफोन है, मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं, टूर्स जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप्स जा रहे हैं, ये सभी चीज चल रहा है उनका लाइफ में, मेरा लाइफ में क्या हुआ, ऐसा मत सोचना। 2 साल के बाद आपका लाइफ अलग लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। एक चीज आप जान पे रखो, इट इज द जर्नी फॉर 1 ईयर, स्टे मोटिवेटेड। कभी भी डिमोटिवेशन हुआ तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रिफ्रेश हुआ ओके, फिर वापस आओ आपका प्रिपरेशन पे। सो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 साल तक आप स्टे मोटिवेटेड होना चाहिए, इसके लिए यू शुड लव योर डेस्टिनेशन, यू यस शुड लव योर डेस्टिनेशन। इसके अलावा लव योर जर्नी, एंजॉय योर जर्नी।
केवल डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी तो इंपॉर्टेंट है ना। सो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इससे प्यार से प्रिपेयर करो, जैसा नहीं केवल एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। यू आर लर्निंग मेनी थिंग्स, यू आर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स एवरी डे, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। टुमारो दीज problem solving skills will help you in n number of ways, so don't worry about the external factors. Second thing, मैं ये again and again saying, this journey is going to be 1 year plus and it is worth for your life. कभी भी देखो, whoever achieves a top rank, whoever achieves a best position in their life, there will be some lean time. एक साल हो यस सकते, 2 साल हो सकते, they might have sacrificed many things and now they are in that particular situation. Tomorrow you will also be in that particular situation, no doubt in it. So sir, यस मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। एंटायर गेट जर्नी पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज ए प्रॉपर सोर्स। एक्सेप्टेड सब्जेक्ट्स में बेसिक्स के लिए डिस्कस किया, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, टाइम मैनेजमेंट, सभी चीज डिस्कस किया। सर एक चीज हमने छोड़ दिया, दैट इज द रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। यस क्योंकि रिवीजन पे क्या होता है ना सर, बच्चों थोड़ा सा दे डोंट लाइक रिवीजन। अरे ऑलरेडी यस पढ़, मैं तो प्रिपेयर किया सर, फिर भी वापस रिवाइज करना हो तो टाइम वेस्ट है ना सर, ऐसा सोचते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या दिक्कत है ना सर, एग्जाम लिखने के बाद मार्क्स देके अरे यार मैं इतना प्रिपेयर किया, टेस्ट सीरीज में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये एग्जाम टेस्ट सीरीज को आपको पता है क्या होता है, क्वालिटी कौन देता है, क्वेश्चंस अननेसेसरी ट्विस्ट सभी चीज होता है ना सर। ये बच्चों के लिए आपका सजेशंस क्या? एक तो रिवीजन के बारे में इसका इंपॉर्टेंस, दूसरा क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज के बारे में सर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर, आपका ये क्वेश्चन बहुत मतलब जेन्युइन है, क्योंकि ये हर बच्चे की लगभग प्रॉब्लम है। और एज अ स्टूडेंट यस जब मैं भी था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रही है कि रिवीजन के टाइम पर कहीं ना कहीं मन करता है कि नहीं रिवाइज करो। और ये हमारा जो यस मन है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमको वही काम करने के लिए मना करता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। राइट। तो एक्चुअली क्या है कि रिवीजन सबसे बड़ी की है किसी भी एग्जामिनेशन में सफल होने की। मैं तो इवन इतनी बात तक बोल सकता हूं कि अगर आपको कोई एक नया सब्जेक्ट है, नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में नया सब्जेक्ट पढ़ना है और आपके पास 7-8 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो मैं तो उस टाइम पे बोलूंगा कि वो जो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है ना, उनका रिवीजन बहुत प्रॉपर करो कंपेयर टू नया सब्जेक्ट को फॉलो करने से। अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर आपका दिसंबर नहीं, मैंने जनवरी की बात करूं इस टाइप से, तो ये एक जनरलाइज वे में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप नए सब्जेक्ट के कंपेरिजन में रिवीजन को ज्यादा फॉलो करें। मतलब एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुआ, उसका दो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, आप क्या करते हो? जैसे स्पेशली एग्जाम दोस्त में ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हर टीचर बेस्ट है। अब होगा क्या, जैसे मेरे से बच्चे ने पढ़ लिया, अब अंकित सर से पढ़ेगा कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम में उसे इतना मजा आने लगेगा, इतना मजा आने लगेगा सर की क्लासेस में। अब वो बोलेगा अरे यार यही पढ़ते हैं ना कंट्रोल सिस्टम, अब वो एनालॉग का रिवाइज नहीं करेगा। उसके साथ क्या होगा, 100 आवर्स जो उसने क्लासेस में दिए मेरे साथ और खुद प्रैक्टिस किए, उसने उसको अपना किल कर दिया। और वो भूल जाएगा जितना उसको आता होगा, उसमें से काफी चीजें भूल जाएगा, कम से कम नहीं तो 20-30% वो भूलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि आपने जो भी हार्डवर्क पहले किया है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट कन्वर्ट करके नहीं देगा। तो आपको ये करना है, जब भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो, नए सब्जेक्ट के साथ साथ पैरेलली पुराने सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज करते जाओगे तो आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक बात तो यह है रिवीजन की। रिवीजन की दूसरा से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप रिवीजन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। आप जितना रिवाइज करते हो, आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट आता है, आपका उसमें कमांड है। अगर आपके मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट में कमांड है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होगा कि वो 5वें सब्जेक्ट को अपने आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से इजीली कर लेगा। अगर उसने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए लेकिन रिवीजन नहीं किया है उसने, 6वां सब्जेक्ट जब पढ़ रहा होगा ना, तो वो उसके माइंड में एक ही डाउट होगा, मुझे 5 सब्जेक्ट आते भी है कि नहीं आते हैं। वो झूठा सोच रहा होगा नहीं मुझे आता है, मैंने रिवाइज नहीं करने का मन है मेरा, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे भूलने लगेगा, उसका एट द एंड मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा उतना अच्छा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस फॉर एनी एग्जामिनेशन। जितना रिवाइज करोगे उतना आप बेस्ट होते चले जाओगे। इवन तो आप नया कंटेंट ना पढ़ें, आप रिवाइज ज्यादा करें। इसीलिए सबसे बेटर होता है जो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सब्जेक्ट का जो साइज है, सब्जेक्ट के जो आवर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रिवीजन के रैंक नहीं आने वाली। और रिवीजन के लिए सब्जेक्ट का साइज एक कॉम्पैक्ट वे में होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट, ना कम ना ज्यादा। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब 250 घंटे चल चल जाए मान लो, कोई मतलब नहीं है, बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, तो उस 250 घंटे का सर कोई मतलब नहीं है। वो टीचर के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि उस लास्ट में वो क्लेम कर सकता है, देखो मैंने जो पढ़ाया उसी में से एग्जाम आया।
बट क्या बच्चे ने उसको दिमाग में एब्जॉर्ब कर पाया? नहीं कर पाया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केस में ये भी होता है सर कि वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है। तो बच्चे को केयरफुल होना है कि सब्जेक्ट का साइज बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए, सो दैट वो रिवीजन के टाइम पर आसान होने वाला है। और ये वो स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में कई बार टॉपर्स ने मुझसे बात किया कि उन्होंने कई बार ऐसा हुआ है कि एक आध सब्जेक्ट ऐसे टीचर का चूज कर लिया जो जो 200 200 250 घंटे कुछ सब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, उसको फाइनली सर उस चीज को विड्रॉ करने पड़ा, रैंक नहीं आई, और बाद में अब इस साल रैंक लेकर आए वो अच्छे से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को चेंज किया और कॉम्पैक्ट साइज में उस सब्जेक्ट को किया। तो कॉम्पैक्ट का मेरा मतलब ये नहीं है कंटेंट कम होना, कंटेंट उतना ही होना, लेकिन उसको क्रिस्प करना, कहां पर टीचर को अपने आप को स्टॉप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आता किसको कितना ज्यादा है टीचर को, दैट डज नॉट मैटर। टीचर को स्टूडेंट को उतना बताना है जितना उसके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सर हम लोग फॉलो करते हैं, सबके सब लोग जो अच्छे राइट। टीचर्स हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट को 10 साल से पढ़ा रहे हो। ओब्वियसली नेटवर्क में आपके पास डेफिनेटली। 800 घंटे का कंटेंट होगा, क्योंकि आपने कम से कम 20 हाँ। किताब पढ़ी होंगी। लेकिन आप 20 किताब पूरी नहीं दोगे बच्चों को, आप 20 का निचोड़ दोगे। और निचोड़ देने वाला यस। टीचर जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। इसीलिए वन डे में कोई टीचर नहीं बन जाता। वन डे में कोई डिसाइड कर ले कि मैं डिसाइड कर लूं मैं नेटवर्क पढ़ाने लग जाऊं, आई कैन नॉट कॉम्पीट, आई कैन नॉट कंपेयर माई कंटेंट विद द भीमा शंकर सर, बिकॉज ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। मेरे से पहले से पढ़ा रहे हैं, आई थिंक मुझे तो पता भी नहीं है कब से पढ़ा रहे हैं, 10 ईयर से तो मैं जानता हूं आपको सर। तो दैट इज द पॉइंट यस। कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए मैंने बता दिया कहाँ ट्रैप आ जाता है, सब्जेक्ट का आवर्स बढ़ानी होनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट सीरीज टेस्ट योर सेल्फ, आपकी स्पीड की टेस्टिंग हो जाती है, आपकी कैलकुलेशन की टेस्टिंग हो जाती है, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेटर। एग्जाम में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए टेस्ट सीरीज को फॉरगेट मत करना। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट सीरीज के आप किसी भी एग्जाम में एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रैक्टिस का मौका मिलता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कहीं पर लाइट हो सकता है कि गेट एग्जाम में उस टाइप का नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज में होते हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो मैं अच्छे बोल ही सकता हूँ। क्लियर है? तो इसलिए यस। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। ये मेरी साइड से था। आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क बच्चों के लिए दीजिए, सो यस। दैट बच्चे इस वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को चेंज कर सकें या फोकस कर सकें, जो हमने जिन बातों को हमने इस वीडियो में बताया है सर। यस सर, बिल्कुल। सर काफी चीज तो हमने डिस्कस किया, जैसा स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ द गेट एग्जाम, शुरू कैसा करना चाहिए, ये सभी चीज सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, टेस्ट सीरीज, टाइम मैनेजमेंट, सभी चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया सर। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग देख सकते हैं ना, फुल वीडियो आप देखेंगे तो एवरी सिंगल डाउट आप लोग को आप लोग का माइंड पे जो होता है ना एक प्रिपरेशन का समय पे, सभी चीज हम इस वाला वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सो इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करना चाहिए, गेट का काउंटडाउन शुरू हुआ, क्योंकि केवल और केवल आपका 9-10 मंथ आपके पास बाकी है। सो हम तो ये बोल रहा हूँ, अर्ली स्टार्ट किया तो आपका प्रिपरेशन हमेशा एडवांटेज होता है भाई, सो डोंट मिस इट। सो ये सेशन जो है ना, एक ही सेशन के अंदर हम सभी चीज डिस्कस नहीं कर सकते। सो इसके अलावा बहुत सारे चीज है, वी आर नॉट फॉर वन डे और वन सेशन। हम आपका एग्जाम है ना एंड तक, every stage पे we will be there with you, so we will bring more and more and more and more sessions like this every week, every alternate day, whatever the time, whenever we have, every time we will bring it, because आप देख सकते हैं ना, कल मैं सुबह 9 बजे कॉलेज पे गया पीएचडी का काम पे, रात 9 बजे वापस आया। और 9 बजे नहीं, 10 बजे कॉलेज पे, 9 बजे निकला, घर आने के लिए 10 बजे, फिर भी मैं टाइम निकल के वीडियोस बन रहा हूँ। जैसे कामेश सर का देखो, सुबह 3 घंटे क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा इसका कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हर कोई को बहुत ज्यादा काम है, फिर भी हम ये सोचते हमारे यूट्यूब वाला बच्चों, जो लोग के लिए कुछ देना चाहिए, गेट तैयारी करने वाले समय पे हमारा मदद तो चाहिए हमारे बच्चों के लिए, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप केवल आप लोग तो ये करना चाहिए, ये वीडियो जो है ना सभी बच्चों को शेयर करो, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी एंड मेनी स्टूडेंट्स। आप ये भी करो, हर वीडियो के अंदर कमेंट करो आपको कैसा लगा ये वाला सेशन, इसके बाद आपको क्या चाहिए वो भी बोलो, वट एवर यू नीड वी आर देयर फॉर यू, वी आर एक्सपर्टाइज्ड हियर टू यस हेल्प यू गाइस। राइट। सो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, सभी चीज आप कमेंट करो, वी कमेंट आर में रेडी टू बताइए। हेल्प यू गाइस। ठीक है थैंक सर। यू अभी ऑल। कुछ सर आज का यस। डेट में अभी हम कुछ ऑफर भी चल रहा है ना सर, बिकॉज लास्ट 2 days ऑफ ऑफर इज गोइंग ऑन ऑन एग्जाम दोस्त। आप एक अच्छी सी डिसीजन ले लो, आपका जिंदगी